आइए आज हम क्वेश्चन करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चैप्टर के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी मोलर द्रव्यमान कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मोलर द्रव्यमान का है या मॉलिक्यूलर वेट का है या मॉलिक्यूलर मास का है या अणुभार का है, एक ही बात। तो सबसे पहले H2O का मोलर द्रव्यमान। तो H2O का निकालेंगे तो H के दो मॉलिक्यूल हैं, दो आइटम है, मॉलिक्यूल नहीं। H के दो आइटम हैं यानी परमाणु हैं, तब जाके H2 का एक अणु बना यानी मॉलिक्यूल बना। तो दो हैं तो इसलिए दो का गुणा किया और एक का मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास 1.008 होता है हाइड्रोजन के एक आइटम का, तो उसका गुणा कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16.00, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 18.016 AMU। इसी प्रकार CO2 का मोलर द्रव्यमान तो C का 12 होता है यानी 12.01। आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो पूर्णांक संख्या रखिएगा। तो 12.01 प्लस ऑक्सीजन के दो आइटम है तो दो का गुणा कर दिया और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16.00, तो ये आ गया 44.01 AMU। इसी प्रकार मीथेन का मोलर द्रव्यमान तो C का 12 है तो 12.01 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 का गुणा किया, एक हाइड्रोजन का 1.008 होता है, कैलकुलेट किया तो 16.042 AMU आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। मास परसेंटेज हमको निकालना है। तो मास परसेंटेज के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सोडियम सल्फेट का ग्राम आणविक द्रव्यमान यानी एक तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें Na2O के दो हैं तो दो और एक Na का 23 होता है, इसने पूरा सही लिखा है 22.99, प्लस सल्फर का 32 होता है, इसने पूरा सही लिखा है 32.06, प्लस ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 का गुणा किया, एक का 16 होता है तो 16.00 लिखा। तो ये आ गया 142.04 ग्राम पर मोल। ये हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब तत्व की द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? यौगिक के 1 मोल में तत्व का भार यानी कंपाउंड के 1 मोल में एलिमेंट का वेट अपान यौगिक का ग्राम आणविक द्रव्यमान यानी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। प्रतिशत है तो प्रति 100 में निकालेंगे, इसीलिए उसने 100 कर दिया। प्रति 100 में निकालेंगे इसलिए उसने 100 कर दिया। तो ये फार्मूला याद रखिए। अब इसी फार्मूले से सारी चीजें निकल आएंगी। तो सोडियम की द्रव्यमान प्रतिशत, अब Na का अगर द्रव्यमान परसेंटेज निकालेंगे तो Na हमारा 22.99 है ग्राम, जो मोलर मास होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, उसी को हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि यौगिक के 1 मोल में तत्व का भार, तो ये 1 मोल का ही वेट होता है इसका मोलर मास, तो या मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम की द्रव्यमान प्रतिशतता में सोडियम का 1 मोल का द्रव्यमान या भार, वेट जिसको कहेंगे, तो ये हमारा, चूंकि यहाँ पर 2 हैं
तो इसलिए 2 का गुणा कर दिया। एक का वेट 22.99 है और 2 है तो 2 का गुणा कर दिया अपान टोटल यौगिक का ग्राम आणविक द्रव्यमान। टोटल कितना आया है, इतना टोटल कर दिया 142.04 और प्रतिशत है तो 100 का गुणा कर दिया तो 32.37% आ गया। आगे देखते हैं सल्फर की द्रव्यमान प्रतिशत। तो सल्फर का 32.06 होता है। टोटल ये 142.04 है, गुणे 100 करेंगे तो 22.57% आ जाएगा। ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो 16 होता है इंटू 4 ऑक्सीजन है, Na2SO4 4 है तो 4 है तो 4 का गुणा किया अपना अपान 142.04 और प्रतिशत में निकालना 100 का गुणा किया तो 45.06% आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान यानी मास द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। यानी आयरन के उस ऑक्साइड का हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है जिसमें मास के हिसाब से यानी द्रव्यमान के हिसाब से आयरन 69.9% है और ऑक्सीजन हमारा 30.1% है। तो मूलानुपाती सूत्र की गणना तो ऑक्सीजन और आयरन ही है दो, तो हमको इस तरह की एक टेबल बना लेना है और टेबल में सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, फिर उसका परसेंटेज, फिर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, फिर अणुओं की अपेक्षिक संख्या यानी उसमें अनुपात रेशियो के हिसाब से परमाणुओं की संख्या कितनी है, फिर सिंपल रेशियो, फिर उसका पूर्णांक अनुपात मतलब पॉइंट में ना होना चाहिए, पूरा पूरा उसका रेशियो निकाल लेना है। तो ये तत्व हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, Fe है और ऑक्सीजन है। Fe का कितना है 69.9% तो वो लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है 30.1% तो वो लिख लिया। अब मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है Fe का 56 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब देखिए ऑक्सीजन है तो 16 लिखेंगे, O2 का 32 मत लिखिएगा, इसको ध्यान देना है, ये आ गया क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है सरल अनुपात, मूलानुपाती। मूल का मतलब जड़, जड़ का मतलब सबसे बेस, बेस में हमारे आइटम होंगे, मॉलिक्यूल नहीं। तो यहाँ पर अब सिंपल रेशियो अगर निकालेंगे परमाणु की अपेक्षिक संख्या तो इसके जो परसेंटेज है उसमें मॉलिक्यूलर वेट का या मॉलिक्यूलर मास का भाग दे देंगे तो यह जाएगा 1.25। और इधर देखिए 30.1 है तो इसमें 16 का भाग देंगे तो यह जाएगा 1.88। अब देखिए सिंपल रेशियो सरल अनुपात अगर निकालना है तो जो सबसे कम होगा उसी का सब में भाग दे देंगे। ध्यान दीजिएगा जो सबसे कम होगा तो 1.25 और 1.88 में 1.25 कम है तो 1.25 में सबका भाग देंगे। तो इसमें 1.25 का भाग दिया तो 1 आ गया, इसमें 1.88 में 1.25 का भाग दिया तो 1.5 आ गया। अब 1 और 1.3 में पूर्णांक अनुपात कितना है, तो पूर्णांक अनुपात में अगर देखा जाए तो इसका ये 1.5 गुना है, तो इसलिए इसको पूर्णांक अनुपात में 1.5 है तो अगर इसको दोगुना कर दें तो 3 हो जाएगा, इसको दोगुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया क्योंकि हमको पूर्णांक लिखना है। अब पूर्णांक लिख क्यों रहे हैं, पूरा अंक यानी नंबर ऐसा लिखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद ना हो, दशमलव के बाद कुछ ना हो। अब पूर्णांक इसलिए लेंगे क्योंकि जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला में जो वैल्यू होती है, जो एलिमेंट में लिखी जाती है, तत्व में लिखी जाती है, वो पूर्णांक में होती है। तो देखिए Fe के 2 मॉलिक्यूल एटम आ गए और ऑक्सीजन के 3 एटम। तो मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3। अगला क्वेश्चन, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है और दूसरा क्या है 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। तो हमने बताया था कि जब किसी चीज को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन वायु में कार्बन निम्न प्रकार से ऑक्सीजन और वायु में कार्बन निम्न प्रकार से जलता है। तो मतलब ऑक्सीजन का है या वायु में भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन जलेगा तो 1 मोल, देखिए यहाँ पर कार्बन ले लिया गया, 1 मोल का है, या इसका मोलर मास जो होता है वही 1 मोल होता है, तो 12 ग्राम का है, एक ही बात है। O2 का है, 1 मोल O2 का है, या 32 ग्राम ऑक्सीजन का मालिक्यूल का है, एक ही बात है। तो CO2 बन जाती है और हमारा जो है 1 मोल CO2 बनेगी। 1 मोल में इसका मोलर मास अगर निकालेंगे तो C का 12 और 32 तो 44 हो जाएगा, तो इसलिए उसने 44 नीचे लिख दिया। और कार्बन देखिए सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में यस लिखा, गैस के रूप में ऑक्सीजन पाई जाती है तो गैस के लिए जी लिखा, CO2 भी हमारी गैस के फॉर्म में पाई जाती है तो उसके लिए भी जी लिखा। अब देखते हैं इसको। तो हवा में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, मतलब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है हवा में, इस कारण से ज्वलन पूर्ण होता है। इसका मतलब जितनी भी कार्बन है पूरी जल जाएगी। अतः 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 बराबर 44 ग्राम। चूंकि आज जब हवा की प्रेजेंस में जलाएगा तो चूंकि हवा में ऑक्सीजन पूरी तरह से पाई जाती है तो इसलिए जितना भी कार्बन होगा सब जल जाएगा, तो सब जलेगा तो CO2 बनेगी 44 ग्राम। इसका मतलब CO2 44 ग्राम बनेगी। अब दूसरी बार क्या कह रहा है कि 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन में जब जलाएंगे तो इस स्थिति में ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक है, केवल 0.5 मोल कार्बन के जलेंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए हमने बनाया तो 32 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन चाहिए हमको पूरे कार्बन को जलाने के लिए, परंतु यहाँ पर 16 ग्राम ही है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमारा सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, ये लिमिट में है। तो जितना ये है जो ये पूरा खत्म होगा, तो ये पूरा खत्म होगा तो कितनी कार्बन खत्म होगी, क्योंकि 12 ग्राम खत्म करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी तो कितना जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन खत्म होगा। तो उसके लिए देखते हैं कि इस स्थिति में ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक है, केवल 0.5 मोल कार्बन के जलेंगे। तो जायज बात है कि 32 ग्राम में 12 ग्राम जलते हैं, तो 16 ग्राम में केवल 6 ग्राम जलेंगे, और 12 ग्राम बराबर 1 मोल है तो 6 ग्राम बराबर आधा मोल यानी 0.5 मोल कार्बन के जलेंगे। इसलिए 32 ग्राम ऑक्सीजन से उत्पन्न CO2 कितना है 44 ग्राम, तो 16 ग्राम से 22 ग्राम इसका आधा हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखेंगे तो 44 बड़े 32 गुणे 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोडियम एसीटेट, इसका फार्मूला होता है CH3COONA का 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम पर मोल है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सोडियम एसीटेट CH3COONA का 500 ml है हमारे पास। अब इसका अगर 0.375 मोलर जलीय विलयन यानी पानी मिला करके बनाया जाए तो कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, इसका कितना मास जरूरत होगा। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि जलीय विलयन, इसका मतलब ये मोलरता की बात कर रहा है, मोलरिटी, लीटर मोलरिटी दोनों में आ रहा है। हमने बताया था मोलरता किलो में भी यल आ रहा है ला, और मोलरता में भी ला आ रहा है। तो मोलरिटी क्या होती थी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। 1 लीटर विलयन में
विलेय के कितने नंबर ऑफ मोल हैं, उसको मोलरता कहते थे। और मोलरता क्या थी, 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल है, वो हमारी मोलैलिटी होती थी। तो इसको देख लेते हैं। तो जलीय विलयन की मोलरता निम्न समीकरण से व्यक्त की जा सकती है। तो ये समीकरण देखिए इसने लिख दिया है, इसको याद कर लीजिए। स्मॉल w इक्वल टू यम यम डैश v अपान 1000। यम यहाँ पर हमारी देखिए यम की जगह इसने 0.375 लिखा है। तो इसको देखते हैं यम की जगह क्या लिखा। तो ये मोलरिटी, मोलरिटी को कैपिटल एम की जगह लिखा है और एम डैश की जगह मोलर मास लिखा है किसका, सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान, इसको एम डैश की जगह लिखा है। इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग। और वी वॉल्यूम कितना था 500 ml और डब्ल्यू हमको निकालना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू सीधा फार्मूले में सारी वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा 15.38 ग्राम। अब ये चूंकि 1000 लिया गया, चूंकि लीटर में था तो इसको ml में बनाया, तो 1000 हो गया। अतः सोडियम एसीटेट के द्रव्यमान की आवश्यक मात्रा कितनी हो जाएगी, 15.38 ग्राम, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के उस प्रतिदर्श यानी नमूने यानी सैंपल का मोल प्रति लीटर में सांद्रता यानी मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन का परिकलन यानी कैलकुलेशन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% हो और जिसका घनत्व यानी डेंसिटी 1.48 ग्राम पर ml हो। तो द्रव्यमान परसेंट मतलब मोलर परसेंट मास परसेंटेज। तो इसको देखते हैं। तो अब देखिए हमसे कह रहा है कि सांद्रता का कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन करना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। तो हमें मोल और लीटर पता होना चाहिए। तो मोल और लीटर कैसे पता करेंगे, लीटर का मतलब आयतन, मोल का मतलब इसके मोल। तो दिया गया अब दिया क्या क्या है, तो देखिए 69% हमको दिया गया है नाइट्रिक एसिड। दिया गया प्रतिशत 69 प्रतिदर्श यानी जो सैंपल दिया गया है उसमें 69% है नाइट्रिक एसिड, अर्थात 100 ग्राम विलयन में केवल 69% नाइट्रिक एसिड है। क्योंकि परसेंटेज है तो मतलब 100 से तुलना कर रहा है। तो सॉल्यूशन अगर हमारा 100 ग्राम है तो उसमें 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। अब नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो HNO3 होता है तो H का 1 हो जाएगा, N का 14, O3 यानी O 16 है, O का 16 होता है, 3 O है तो 3 का गुणा किया, तो ये आ गया 63 ग्राम पर मोल। अब इसलिए 69 ग्राम शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित है में उपस्थित मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या N इक्वल टू W/M होता है, हमने पीछे लिखा था। W का मतलब मास अपान M का मतलब मोलर मास, तो मास अपान मोलर मास कर देंगे। तो मास 69 है और मोलर मास अभी हमने निकाला 63, तो ये आ जाएगा 1.095, इतने मोल हो जाएंगे। अब देखिए इतने मोल निकल आए। अब 100 ग्राम HNO3 विलयन का द्रव्यमान आयतन कितना होगा, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन इक्वल टू द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान हमको दे दिया है द्रव्यमान हमारा हो जाएगा विलयन का 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 हो जाएगा। घनत्व हमारा दिया 1.41, तो ये आ जाएगा 70.92 ml, ये आ जाएगा 70.92 ml, इतना आ गया विलयन का आयतन। अतः नाइट्रिक अम्ल विलयन की सांद्रता कितने होगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में कह रहा है, तो मोल हमने निकाल ही लिया और कितना लीटर
हमारा 100 ग्राम H3 विलयन का आयतन कितना होगा वो हमने निकाल ही लिया। तो मोल ये है, लीटर ये है, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर। तो 15.44 कैपिटल एम यानी इसकी मोलरता हो जाएगी। तो मोलरता, अब देखिए मोलरता का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल हैं। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल और लीटर में उसकी कंसंट्रेशन, वही देखिए आंसर उसी हिसाब से आया। तो अगर हमको किसी चीज की डिफिनीशन यानी परिभाषा पता हो तो सारे चीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है 100 ग्राम से। तो सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो कॉपर का 63.5 है, प्लस सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो 4 का गुणा किया 1 का 16 होता है। तो आ गया 159.5 ग्राम पर मोल। यहाँ ध्यान दीजिए कि दशमलव लगाने को भूल जाता है। 1 मोल यानी मोलर द्रव्यमान को ही 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल का है या 1.159.5 ग्राम का एक ही बात है। कॉपर सल्फेट में Cu का 1 ग्राम परमाणु 63.5 ग्राम उपस्थित रहता है। तो इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना उपस्थित है 63.5 ग्राम, क्योंकि यही इसका मोलर द्रव्यमान है कॉपर। तो मोलर 1 मोल में मोलर द्रव्यमान के रेशियो में उपस्थित होता है। तो इतने में इतना, तो 1 में कितना और फिर 100 में कितना। तो 63.5 ग्राम उपस्थित है 159.5 में, इसलिए 1 में 63.5 बाई 159.5, इसलिए 100 में 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 39.81 ग्राम। ठीक। देखिए जो निकालना होता है उसी के हिसाब से करते हैं। जैसे कॉपर कितना प्राप्त होगा तो कॉपर से निकालेंगे। तो कहेंगे कि 63.5 कॉपर उपस्थित है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में, इसलिए 1 ग्राम कॉपर कितने में उपस्थित होगा तो 63.5 अपान 159.5, इसलिए 100 ग्राम में, क्योंकि 100 ग्राम में पूछा है, तो 63.5 अपान 159.5 इंटू 100, तो 39.81 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9 ग्राम तथा 30.1 ग्राम है। अब मूलानुपातिक सूत्र की गणना करना है, जैसा क्वेश्चन 3 में हमने निकाला था, और उसके बाद उसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। तो देखो जैसे पिछले क्वेश्चन 3 में हमने किया था, तो मूलानुपातिक सूत्र का द्रव्यमान कितना होगा, F2O3 है, तो F के 2 है, तो 2 इंटू Fe का होता है 55.85 मोलर मास या अणुभार, प्लस O3 है तो 3 का गुणा किया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है अणुभार, परमाणु भार, एक ऑक्सीजन की बात करें, तो यह आ जाएगा 59.7 ग्राम पर मोल। अब n इक्वल टू क्या होता है, n मतलब कितना गुणांक है, उसमें गुणा कितना किया जाएगा मूलानुपातिक सूत्र में, जिससे कि हमारा मोलर फार्मूला बन जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए या आणविक सूत्र बन जाए। तो n इक्वल टू मोलर द्रव्यमान अपान मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान, ये n निकालने के लिए होता है फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। तो मोलर द्रव्यमान 59.8 है अपान मूलानुपातिक सूत्र का द्रव्यमान कितना होता है 159.7, तो लगभग 1 आ जाएगा हमारे पास, लगभग 1 आ जाएगा। तो 1 का ही गुणा करेंगे, तो जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो लगभग यही आ जाएगा। अतः दिए गए ऑक्साइड का आणविक सूत्र Fe2O3 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो जो आंकड़े दिए गए हैं इनमें क्लोरीन का एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना। तो देखिए क्वेश्चन, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, तो क्लोरीन का जो यहाँ पर मोलर मास है इसमें परसेंटेज का गुणा करेंगे। तो क्लोरीन के लिए 35 के लिए ये स्थिति बन गई और 37 के लिए ये स्थिति बन गई, क्योंकि 37 का ये दिया है और प्राकृतिक बाहुल्यता मतलब कितना पाया जाता है, तो जितना मोलर द्रव्यमान है कितना पाया जाता है उसका गुणा कर देंगे अपान परसेंटेज में कितना है। तो परसेंटेज में इतना इतना है तो नीचे इतना इतना जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35.4527 AMU। वैसे भी हम जब लिखते थे जैसे 1 2 3 लिखा, अब बोलते थे इसका औसत निकालो तो 1 धन 2 धन 3 लिखते थे, बटे कितनी संख्या है 1 2 3 तो बटे 3 कर देते थे। ठीक उसी तरह किया है कि ये प्रतिशत बहुलता है, इसके साथ मोल द्रव्यमान का गुणा किया, इसकी प्रतिशत बहुलता इसके साथ मोल द्रव्यमान का गुणा किया अपान टोटल कितना पाया जाता है उसको कर दिया, तो आ गया 35.4527 AMU। सेम यही क्वेश्चन नीट के पेपर में मिलेंगे, अभी कराएंगे तो आप लोग देखेंगे। एथेन C2H6 के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, तो कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या, तो 1 मोल मीथेन में कार्बन परमाणुओं के 2 मोल हैं। C2H6 में 2 मोल कार्बन परमाणुओं के हैं। 1 मोल इथेन में कार्बन परमाणुओं के 2 मोल हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 परमाणु हैं और अगर वैसे देखा जाए तो 2 मोल होंगे। तो कह रहा है इथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित के बन गए, तो इसलिए 1 मोल इथेन में कार्बन परमाणुओं के 2 मोल हैं, इसलिए 3 मोल में कार्बन परमाणु मोलों की संख्या 6 हो जाएगी, 3 का गुणा कर देंगे। 1 मोल इथेन में हाइड्रोजन परमाणुओं के 6 मोल हैं, देखिए 6, तो 3 में कितने हो जाएंगे 18, 1 में 6 तो 3 में 18। अब इथेन के अणुओं की संख्या, तो इथेन के 1 मोल इथेन में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर हमने बताया था कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या होगी। तो 3 मोल में 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 18.066 × 10⁻23। ये पावर है 23, सामने गलत लिख दिया है। आगे देखते हैं, यदि 20 ग्राम चीनी यानी C2H22O11 यह चीनी का यानी शुगर का फार्मूला है, C12 होना चाहिए, यहाँ 2 गलत लिखा है, 12 होना चाहिए। को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होगी। तो चीनी के 20 ग्राम को हम जल में मिला करके उसको 2 लीटर बना दे रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो जैसी बात है लीटर में दिया, इसका मतलब मोलरता, मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक ना। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में यानी विलयन में सोल्यूट के कितने मोल हैं, तो मोल पर लीटर निकालना है। तो मोल के लिए पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लें फिर मोल निकाल लें। तो चीनी का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो C12H22 हो गया है, तो C कार्बन का 12 तो 12 होता है, उसके 12 हैं भी तो 12 × 12 हो जाएगा। C12H22, H का 1 होता है, 22 है तो 22 का गुणा कर दिया, प्लस O11 है तो 11 के लिए 11 कर दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 का गुणा किया तो 342 ग्राम पर मोल आ गया। अब 20 ग्राम चीनी में मोलों की संख्या, क्यों, क्योंकि मोलरिटी में मोल कितने हैं सॉल्यूशन में 1 लीटर, तो मोल निकाल लिया। तो 20 ग्राम चीनी में उपस्थित मोलों की संख्या 20 बटे मोलर द्रव्यमान, तो ये आ गया 0.0585। इसलिए चीनी के विलयन की मोलर सांद्रता यानी मोलरता कितनी होगी, तो विलयित चीनी यानी सोल्यूट जो है चीनी के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो मोल कितने आए 0.05885 अपान क्वेश्चन में करा था 2 लीटर करने के लिए तो 2 का भाग दे दिए,
तो आ गया 0.02925 मोल पर लीटर। अब आज यहीं तक, फिर आगे अध्ययन करेंगे।